हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज फ्रेम। आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है गेट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं 2018 से 2023 तक के, उनका सॉल्यूशंस भी करेंगे और साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे उनको भी हम लेकर के चलेंगे। पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद रहते हैं तो फिर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, तो आप उनको सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का सेशन, और इसमें तीन चीजें आपसे ज्यादातर पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज क्या है? एंट्रोपी। द फर्स्ट थिंग इज एंट्रोपी। सेकेंड थिंग इज पार्टीशन फंक्शन z, और z से कुछ वेरियस थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज या थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। ठीक है, सो z से लेकर के यानी पार्टीशन फंक्शन से लेकर के और थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज, चाहे फिर वो फ्री एनर्जी है, मैग्नेटाइजेशन है, ससेप्टिबिलिटी, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एटसेट्रा। इसके बाद लास्ट जो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है टाइप का, दैट इज ऑन थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स। तो जो चार थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स होते हैं उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला आता है S इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू या के एल एन ओमेगा, जहां ओमेगा थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्रोस्टेट्स ऑफ ए सिस्टम। ओके, तो कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है उनको डिनोट करता है। और यहां पर यह भी ध्यान रखना है आपने कि एंट्रोपी एडिटिव नेचर की होती है। तो सिस्टम में एंट्रोपी इज एडिटिव नेचर, सो आप ऐसा लिख सकते हैं कि S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। ठीक है, ओमेगा की जो वैल्यू है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, ये आपका चार चीजों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला है क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स अगर होंगे, यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को अगर वो ओबे करते हैं, तो ऐसे केस में ओमेगा का वैल्यू होगा यहां पर GI टू द पावर NI। ये GI हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स या लेवल्स को डिनोट कर रहे हैं, और NI यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्पिन्स को डिनोट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज क्लासिकल इनडिस्टिंग्विशेबल अगर पार्टिकल्स होते हैं, तो ऐसे केस में फॉर्मूला आ जाएगा GI टू द पावर NI डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल। इसके बाद नेक्स्ट आता है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को अगर वो ओबे करते हैं, यानी अगर बोसोन्स हैं, तो फिर हमारे पास रिजल्ट आता है NI प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल एंड GI माइनस 1 फैक्टोरियल। एंड एट लास्ट अगर फेर्मियोन्स हैं, यानी फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को अगर वो ओबे करते हैं, यानी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वो ओबे करते हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ केसेस आर GI CNI। ये कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज पार्टीशन फंक्शन। अब पार्टीशन फंक्शन जो आप कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होगा समेशन GI e टू द पावर माइनस बीटा EI। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और हालांकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्वांटम सिस्टम के लिए होगा, जब आपको एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट दे रखे होंगे। अगर आपको कंटिन्यूस केस दे रखा हो एनर्जी, जैसे हैमिल्टोनियन के इक्वल, एंड दैट हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू p²/2m समथिंग, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म आपको गिवन हो, इन दैट केस आप जो फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे दैट इज 1/h⁻³ एंड देन 6 टाइम इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि फेज स्पेस में 6 डायमेंशंस होते हैं, 6 कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, एंड देन e टू द पावर माइनस बीटा h एंड dqp एंड dqq। ठीक है, सो 3 डायमेंशंस में, ये भी 3 डायमेंशन में है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, कई बार यूज करना पड़ सकता है आपको, दैट इज 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, यहां पर हमारे पास हो जाएगा -∞ टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस α(x² प्लस बीटा x dx। द रिजल्ट इज √π/α एंड e टू द पावर β²/4α। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, और एक और रिजल्ट आता है 0 टू इंफिनिटी x⁻n e टू द पावर माइनस ax dx, that is equal to n factorial divided by a to the power n plus 1. So these are some standard integrals which we have to use. जैसे पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट होता है, तो उसके बाद में नेक्स्ट आपको कुछ थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी हो सकती हैं, जैसे कि फ्री एनर्जी। सो द वैल्यू इज -kT ln z। ठीक है, तो सिस्टम में मैं पर पार्टिकल के लिए आपको बता रहा हूं, अगर सिस्टम में टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो फिर आप इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल एनर्जी, दैट इज माइनस डेल बाय डेल बीटा ln z, और यहां से स्पेसिफिक हीट आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम v। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा मैग्नेटाइजेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरेज मैग्नेटाइजेशन, एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट, एंड द वैल्यू इज माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी। ठीक है, एट कांस्टेंट यहां पर आ जाएगा टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला भी आता है यहां से, द फॉर्मूला इज डेल एम अपॉन डेल बी। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने चाहिए। एंड थर्ड वन जो मैंने आपको बताया था, दैट इज थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स। सो यहां पर आएगा आपका एक तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, एंड द वैल्यू इज टी डी एस माइनस पी डी वी। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, ठीक है, एंड एच इज इक्वल टू U प्लस पी वी, एंड G इज इक्वल टू ये फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, और ये है गिब्स पोटेंशियल। सो दिस वैल्यू इज H, ठीक है ना, माइनस टी एस। ओके, तो ये आपके जो फॉर्मूले बनते हैं, ये फॉर्मूला शीट बन गई आपकी, और यहीं से ही क्वेश्चंस आपके गेट फिजिक्स में पूछे जाते हैं। अब वन बाय वन जब हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट फिजिक्स में, तो वो इन्हीं फॉर्मूले से ही बेस्ड पूछे गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 2023 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 6 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ एटम्स हैं जिनको अरेंज किया गया है क्रिस्टल लेटिस में एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी। जेड कंपोनेंट मैग्नेटिक मोमेंट का ऑफ ईच ऑफ दीज एटम्स कैन बी आइदर प्लस म्यू बी या फिर माइनस म्यू बी। पी और क्यू प्रोबेबिलिटीज को डिनोट कर रहा है नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सॉलिड टू बी 2 म्यू बी एंड 6 म्यू बी रेस्पेक्टिवली। सो पी बाई क्यू रेशियो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ इंटीजर आपने बताना है। देखो, केस यहां पर ऐसा है कि 6 हमारे पास एटम्स हैं, और इन एटम्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2 वैल्यूज ले सकता है जेड कंपोनेंट, आइदर प्लस म्यू बी या फिर माइनस म्यू बी। ठीक है, तो मुझे एक बात बता दो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो कॉन्फ़िगरेशंस बन सकते हैं या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, वो टोटल कितने हो सकते हैं? 2 to the power 6। 2 to the power 6 यहां पर n की वैल्यू डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ केसेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सो 6 एटम्स कैन टेक आइदर वैल्यूज प्लस म्यू बी और माइनस म्यू बी, सो टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 2 to the power 6। अब P किसको डिनोट करता है? P डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम टू बी 2 म्यू बी। ठीक है, तो 2 म्यू बी कब आएगा आप खुद से देखें एक बार। यहां 6 एटम्स हैं और हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट ये 2 केस में बन सकता है, तो 2 म्यू बी कब आ सकता है? तो 2 म्यू बी अगर आना चाहते हैं तो इसके लिए ये केस बन सकता है कि हमारे पास 4 का, यानी 4 हमारे पास एटम्स हैं, उनका स्पिन अप हो जाए, उनका स्पिन अप हो जाए, और जो 2 बच गए उनका स्पिन हो जाए डाउन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास होगा 4 प्लस का 4 म्यू बी, और यहां पर हमारे पास होगा माइनस का 2 म्यू बी। तो सिस्टम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट इज इक्वल टू प्लस का 2 म्यू बी, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये केस आपका बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो F का वैल्यू होगा, F यानी फेवरेबल केसेस, तो फेवरेबल केसेस आपके बनेंगे 6 एटम्स में से 4 तो स्पिन अप और 2 होंगे आपके स्पिन डाउन। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस बन गए 6 टोटल एटम, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा यहां से 6 into 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15। तो F का वैल्यू यहां पर 15 है फेवरेबल केसेस, और टोटल नंबर ऑफ केसेस है 2 to the power 6। ये आपका आ गया P का वैल्यू। आगे कहता है Q जो है वो प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है सच दैट द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, ये हमें दे रखा है 6 म्यू बी के इक्वल। तो 6 म्यू बी तो एक ही केस में बन सकता है, जब आपके इन 6 एटम्स का स्पिन हर एक का कहां पर हो, स्पिन अप डायरेक्शन में हो, तो एक ही केस बनेगा यहां पे। ठीक है, सभी स्पिन अप हो तभी हमारे पास आ सकता है 6 म्यू बी के इक्वल, यानी फेवरेबल केसेस बन गए यहां पे 1। सो प्रोबेबिलिटी दैट इज Q इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस दैट इज 2 to the power 6। ओके, और अब रेशियो है, पूछ रहा है कि P अपॉन Q का रेशियो कितना होगा। सो द रेशियो इज 15 अपॉन 2 to the power 6 into 2 to the power 6, so the final answer is 15. That is an integer, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये आपका प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था और थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट का यहाँ कॉन्सेप्ट लगा, उससे ये क्वेश्चन आपका हो जाता है 15 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के इक्वल दिया हुआ है, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द रिजर्वायर एट द एब्सोल्यूट टेंपरेचर कैपिटल टी। ओमेगा का वैल्यू गिवन है 2 kT अपॉन एच कट। सो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 kT अपॉन एच कट। तो आगे फर्दर हमें यूज करना हो सकता है इस वैल्यू का। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम। सो Z का वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए यहां पर जो एनर्जी आइगन वैल्यूज आते हैं कैलकुलेट करने के बाद, दीज आर n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। सो यहां पर Z का वैल्यू हो जाएगा, द फॉर्मूला इज G e टू द पावर Gi e टू द पावर माइनस बीटा EI, ठीक है। सो द वैल्यू इज n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। एंड देन वी हैव, ये तो सभी हमारे पास सिंगल डिजेनरेट केस बन रहा है बिकॉज दिस इज वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। अगर 2D या 3D होता तो फिर डिजेनरेसी इंक्लूड करते हम लोग। तो e टू द पावर आ जाएगा माइनस बीटा EN, ठीक है। सो नाउ द वैल्यू इज n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा, वेयर बीटा इज 1 अपॉन KT, ठीक है। और यहां पर वैल्यू रखते हैं, सो n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। Now e to the power minus beta h cut omega upon 2, ये हम बाहर ले लेते हैं, and then summation n is equal to 0 to infinity and e to the power minus beta h cut omega into n, ठीक है। सो देखो n की वैल्यू अगर मैं यहां पर रखता चला जाऊं तो मेरे पास एक जीपी सीरीज बन जाएगी। सो 1 प्लस e टू द पावर माइनस का बीटा h कट ओमेगा प्लस में e टू द पावर माइनस 2 बीटा h कट ओमेगा एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। So this is a GP series with a common ratio equals to e to the power minus beta h cut omega. So the sum of this GP series a upon 1 minus r, a upon 1 minus r, ठीक है। So first term is 1 divided by 1 minus and common ratio is e to the power minus beta h cut omega. So therefore the net partition function is this value e to the power minus beta h cut omega upon 2 and divided by this value, so 1 minus e to the power minus beta h cut omega, ठीक है। अब आपने लास्ट में इस रिजल्ट को यूज करना है। तो इस रिजल्ट में अगर हम देखें तो यहां पर हमें पता चलता है कि एच कट ओमेगा अपॉन KT, यानी कि बीटा एच कट ओमेगा की वैल्यू दे रखा है हमको 2, ठीक है। सो ये 2 वैल्यू हम यहां रखेंगे तो हमारे पास आएगा e टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, सो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस का 2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, क्लियर है। और यहां से थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। सो 1 अपॉन E and 1 minus 1 upon E square. So this will be 1 upon E into में E square divided by E square minus 1. So the final result is E divided by E square minus का 1. This is your final answer. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि which of the following relationship between the internal energy and Helmholtz free energy is true. बेसिकली ये क्वेश्चन बेस्ड है थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल पर, जहां हमें रिलेशन निकालना है F और U के बीच में, और टेम्परेचर भी आ सकता है जैसा कि हम 4 ऑप्शंस में देख रहे हैं यहां पे। इसलिए रिलेशन हम जानते हैं F इज इक्वल टू U माइनस TS होता है, ठीक है। तो S को यहां से आपको रिप्लेस करना होगा, और S को रिप्लेस करना अगर होगा तो आप या तो उसको U की टर्म्स में या F की टर्म्स में लेकर के आएंगे। तो ऐसा करने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहां पर आप DF कैलकुलेट कर लो। सो DF का वैल्यू आ जाएगा DU माइनस D ऑफ TS, ठीक है। और du का वैल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं, द वैल्यू इज dq माइनस dw, एंड माइनस में यहां पर आ जाएगा TdS माइनस SdT, ठीक है। सो dq का वैल्यू हो जाएगा TdS माइनस dw का वैल्यू है PdV माइनस TdS माइनस SdT, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सो द रिजल्ट इज माइनस SdT माइनस PdV। तो S का वैल्यू, एंट्रोपी का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। एंट्रोपी का वैल्यू यहां से आ जाएगा माइनस का डेल F अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। और अगर आप प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, द रिजल्ट इज माइनस का डेल F अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैपिटल T, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने कैलकुलेशन किए भी होंगे जब थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस, 4 मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस आप यहां से डिराइव भी करते हैं, उस समय आपने ये चीजें करी होंगी। तो S का ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं। सो द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू U माइनस में T एंड S का ये वैल्यू रखेंगे, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड डेल F अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V, ठीक है। सो U का वैल्यू यहां पर गिवन है 4 ऑप्शंस के अंदर, तो U का वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। द वैल्यू इज F माइनस में T एंड देन डेल F अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन तो आपका डिराइव हो चुका है, लेकिन जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से किसी में भी ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है।
तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहां पर जो है इक्वेशंस को रीअरेंज करने की आवश्यकता है। तो हम जैसे फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि u का वैल्यू है माइनस का टी स्क्वायर एंड देन वी हैव डेल अपॉन डेल टी और f अपॉन में t एट कांस्टेंट वॉल्यूम v। तो इसको चेक करते हैं क्या ये इसके इक्वल आता है कि नहीं, RHS ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो यहां पर आपको सबसे पहले इसे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो माइनस का टी स्क्वायर और इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास यहां से आ जाएगा, देखो 1 अपॉन टी एंड डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम v प्लस में f आप कांस्टेंट मानेंगे नेक्स्ट टाइम एंड 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस टी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा यहां से f एंड देन इसके बाद आपके पास आ जाएगा दिस इज माइनस साइन। ठीक है, और यहां पर आएगा t एंड डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम v। जस्ट मैंने माइनस टी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड है, देखो इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल आ गया। सो u इक्वल्स टू u, दैट इज प्रूव्ड। सो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास राइट आ रहा है, बाकी ऑप्शंस को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2022, जिसमें कहा गया कि कंसिडर करते हैं कि एक नॉन इंटरेक्टिंग गैस है जिसमें स्पिन 1 पार्टिकल्स प्लेस्ड हैं, हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू के इक्वल है एंड दिस इज प्लेस्ड इन वीक मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट म्यू बी बाय के टी का वैल्यू लेस देन 1 गिवन है। सो एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट पार्टिकल का कितना होगा। देखो जब भी आप कोई भी स्पिन पार्टिकल्स को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो इंटरेक्शन एनर्जी यानी हैमिल्टोनियन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा माइनस का म्यू एस वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दिस इज द इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन। यहां पर ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट कर रहा है और ये एक्सटर्नल फील्ड को, तो दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा तो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन या एनर्जी होगा सिस्टम का। ठीक है, यहां पर जो म्यू एस है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है GS MS एंड देन म्यू बी और नेक्स्ट है B। ठीक है, जब आप यहां पर जो है ये Z कंपोनेंट आपने लिया है ना SZ का आइगन वैल्यू तो है ये MS H कट डिवाइडेड बाय H कट भी होता है वैसे यहां पे, लेकिन MS H कट में H कट न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट हो चुका है और मैग्नेटिक फील्ड आपका Z एक्सिस में अज्यूम कर लेते हैं। सो cos 0 इज 1, तो ये रिलेशन आपका यहां से आ जाएगा। अब देखो GS का वैल्यू जो होता है ना ये 2 के इक्वल तभी होगा जब हमारे पास स्पिन हाफ पार्टिकल्स की बात चल रही है, बट क्योंकि यहां स्पिन हाफ पार्टिकल्स नहीं है, यहां है स्पिन 1 पार्टिकल्स, सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ GS इज 1। तो बेसिकली यहां से आ जाएगा माइनस का MS म्यू बी एंड D। अब हम जानते हैं कि अगर S का वैल्यू 1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, स्पिन 1 पार्टिकल्स है, तो MS की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी यहां से 0 +1 एंड -1। ये 3 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे ना, -1 से लेकर के 1 तक ये 3 वैल्यूज आएंगी और यहां पर जब पुट करेंगे सो कोरस्पॉन्डिंगली हैमिल्टोनियन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी यहां से 0 एंड माइनस का म्यू बी बी एंड प्लस का म्यू बी बी, ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है, डिस्क्रीट लेवल्स हैं, इसलिए पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू हमारे पास आएगा समेशन GI e⁻ बीटा। डीजनरेसी तो यहां पर है नहीं तो इसका वैल्यू 1 रख लिया जाएगा। एक एक करके वैल्यू यहां पुट करेंगे तो सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो यहां 0 आ जाएगा e⁻0 विच इज 1 प्लस में e⁻−β म्यू बी बी एंड प्लस में e⁻+β म्यू बी बी। और ये फॉर्मूला लग रहा है e⁻x प्लस e⁻−x विच इज नथिंग बट 2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी बी। ठीक है, सो द रिजल्ट इज 1 प्लस में 2 cos हाइपरबोलिक एंड म्यू बी अपॉन के टी। क्लियर, ये आपका आ गया पार्टीशन फंक्शन। लेकिन आपको तो यहां से फाइंड आउट करना है एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 पार्टिकल। ठीक है, तो एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट पर पार्टिकल को डिनोट किया जाता है मैग्नेटाइजेशन से, और मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, द वैल्यू इज -del F अपॉन del B एट कांस्टेंट टेंपरेचर T। तो पहले आपको यहां से फ्री एनर्जी निकालना होगा, सो द फ्री एनर्जी इज -kT ln Z। सो द रिजल्ट इज -kT and this will be ln of 1 and ln of 1 प्लस में 2 cos हाइपरबोलिक एंड म्यू बी अपॉन kt, ये आपके पास आएगा। क्लियर है, अब इसको आप कुछ नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड B के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले देना है। ठीक है, तो m का वैल्यू यहां से आएगा, द वैल्यू ऑफ m विल बी दिस माइनस एंड दिस माइनस गॉट प्लस, सो प्लस का kt और ln x का डेरिवेटिव होता है यहां पे 1/x, तो यहां लिखेंगे 1 प्लस में 2 cos हाइपरबोलिक एंड बीटा म्यू बी, या फिर आप लिख सकते हैं म्यू बी अपॉन kt जैसा कि गिवन है।
ठीक है, सो म्यू बी अपॉन के टी मल्टीप्लाई, फिर इसका डेरिवेटिव होगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 एंड 2 कोस हाइपरबोलिक का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक म्यू बी बाय के टी। ठीक है, सो म्यू बी अपॉन के टी, और म्यू बी अपॉन के टी का बी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा म्यू अपॉन के टी। सो दिस इज म्यू अपॉन के टी। सो ये के टी और ये के टी कैंसिल आउट। ओके, और यहां से आपके पास आ गया 2 म्यू साइन हाइपरबोलिक एंड म्यू बी अपॉन के टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2 एंड कोस हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के टी। दिस इज द मैग्नेटाइजेशन और एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट पर पार्टिकल। ठीक है, अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो फिर आपको इससे n से मल्टीप्लाई करना होगा, बट ये रिजल्ट आपका पर पार्टिकल कैलकुलेट हो चुका है। अब क्वेश्चन के अंदर एक चीज मेंशन है कि म्यू बी बाय के टी का वैल्यू यहां पर लेस देन 1 है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, इन दैट केस अगर मैं इसे मान लीजिए x के इक्वल अज्यूम कर लेता हूं, इफ दिस इज इक्वल टू x, है ना, कुछ वेरिएबल मैंने x डिनोट कर दिया, तो हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन होता है यहां पे x प्लस में एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और x का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा, जैसा कि यहां गिवन है, तो फिर इसका वैल्यू टेंड करेगा x को। क्लियर है? नेक्स्ट है कोस हाइपरबोलिक। सो कोस हाइपरबोलिक x यहां पर होता है इक्वल्स टू, ठीक है, इसका सीरीज एक्सपेंशन होगा यहां पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। x की वैल्यू अगेन लेस देन 1 होगा तो ये टेंड करेगा फर्स्ट टर्म को विच इज 1। ठीक है, तो इसमें ये पुट कर देते हैं। सो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ m इज 2 म्यू x, और x का वैल्यू है म्यू b अपॉन के टी और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2, और ये वैल्यू 1 को टेंड कर चुकी है। सो 1 प्लस 2 इज 3। सो द फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाता है यहां से 2 अपॉन 3। सो 2 अपॉन 3 म्यू बी एंड दिस विल बी म्यू बी अपॉन के टी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कंसिडर करें एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हों और हर एक का स्पिन हाफ के इक्वल हो, सच दैट कि एस जेड यानी जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन इज टेकन टू बी वैल्यू आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ विद द कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट प्लस माइनस म्यू। तो ध्यान रखिएगा, जब एस जेड का वैल्यू आपका 1/2 के इक्वल है तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा प्लस म्यू, और जब इसका वैल्यू माइनस हाफ है देन द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी माइनस म्यू। ओके, ये सब चीज आपको गिवन है। आगे कहता है जब सिस्टम को प्लेस कर दिया जाएगा एक्सटर्नल फील्ड H में पॉइंटिंग अलोंग द Z एक्सिस, तो टोटल एनर्जी सिस्टम का म्यू H के इक्वल है। सो टोटल एनर्जी आपको गिवन है म्यू इंटू H के इक्वल। तो वही वैल्यूज आपने चूज करनी है जो सिस्टम की टोटल एनर्जी आपको इतना प्रोवाइड कर देगा। ओके, फिर इसके बाद आगे कहता है X एक ऐसा स्टेट है जहां पर फर्स्ट स्पिन हैज एस जेड इज इक्वल टू हाफ। तो X स्टेट आपने वो अज्यूम करना है जिसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट आएगा यानी S1Z उसका वैल्यू प्लस हाफ के इक्वल होता हो, वो हमारे पास X स्टेट है। सो कहता है कि X स्टेट को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसका करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ऑफ द सिस्टम इन दिस स्टेट इज व्हाट। ठीक है, सो मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो द वैल्यू इज यस मीन या एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, सो एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट इन एक्स स्टेट, और साथ ही साथ एक्स स्टेट फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी भी आपसे पूछी गई है, दैट इज एफ अपॉन एन, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। देखो अगर हमारे पास में 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, लेट अस कॉल देम एज ए बी एंड सी, और यहां एस जेड की वैल्यू आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ हो सकती है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट भी अलग अलग मिलेगा। क्यों? तो हम जानते हैं ऐसा कि जो इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन होता है, इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन इज माइनस ऑफ म्यू एस वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास होगा, बट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस केस में H के इक्वल दे रखा है तो ये H हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा ये H हैमिल्टोनियन है और ये H आपका एक्सटर्नल फील्ड है, जैसा कि गिवन है क्वेश्चन में। ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो इसका वैल्यू मैंने अभी बताया भी था इससे पिछले क्वेश्चन में, द वैल्यू इज GS MS म्यू B एंड दिस विल बी H, क्योंकि H जो है वो पॉइंटिंग है इन द Z डायरेक्शन, और ये जो MS आप लिख रहे हैं ये स्पिन का ही पार्ट है जो कि Z डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये Z डायरेक्शन में, सो cos 0 इज 1। अब क्योंकि स्पिन हाफ पार्टिकल्स है तो यहां GS का वैल्यू कितना होगा 2 के इक्वल, सो माइनस का 2 एंड देन MS, तो MS का वैल्यू या तो प्लस हाफ हो सकता है या फिर माइनस हाफ हो सकता है, दैट डिपेंड्स एक्चुअली। ओके, तो अभी तो मैं इसे MS लिख देता हूं एंड देन म्यू B एंड H, ये आपके पास आ गया। ठीक है,
सो दिस इज द इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन। एंड द नेक्स्ट इज, यहां से आ जाएगा आपके पास में द रिजल्ट इज -2 इंटू में ये वैल्यू होगा आपका हाफ, माने एस जेड का वैल्यू जब हाफ होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू एच, दैट इज द रिजल्ट इज माइनस म्यू एच, एंड कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू के इक्वल। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो माइनस म्यू एच है ये इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन है, जब स्पिन कितना होगा हाफ के इक्वल, स्पिन कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में कितना होगा हाफ के इक्वल, उस समय पर ये इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन है, एंड कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट इज प्लस म्यू, जैसा कि मुझे क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, और कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर मैं एस जेड का वैल्यू माइनस हाफ कंसिडर कर लेता हूं, इन दैट केस हमारे पास आएगा प्लस का म्यू एच और मैग्नेटिक मोमेंट विल बी माइनस का म्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे यहां पे? तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे 2 to the power 3। भाई दो मैग्नेटिक मोमेंट हो सकते हैं ना, एस जेड इज इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ, और टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? 3 हैं। सो टोटल केसेस कितने बनेंगे? 2 to the power 3, दैट इज 8। बट ध्यान रखिएगा, यहां n का वैल्यू 8 नहीं है, कहीं आप n का वैल्यू 8 रख दें, नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इस सिस्टम का टोटल एनर्जी म्यू एच के इक्वल दे रखा है, तो आपने सिर्फ उस सिस्टम में उसी चीज को कंसिडर करना है जो आपको टोटल एनर्जी म्यू एच के इक्वल दे दे। अब ये 8 केसेस कैसे बनेंगे मैं वो बना के दिखाता हूं। देखो A, B और C, ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल एनर्जी। ठीक है, तो 8 केसेस बनेंगे आपके। सो हाफ हाफ, ठीक है, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ और माइनस हाफ। क्लियर है? यहां पर वैल्यूज होंगी, देखो हाफ हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ हाफ एंड हाफ और माइनस हाफ माइनस हाफ। जैसा आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं ना यहां पे, उसी प्रकार से मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना, 1 1 0, ठीक है, जैसे 4 बार 1 लिखा फिर 0, इसी प्रकार से मैं लिख रहा हूं वहां पे। ठीक है, देन इसका नेक्स्ट आएगा हाफ, देन माइनस हाफ, फिर इसका होगा हाफ माइनस हाफ हाफ माइनस हाफ एंड देन माइनस हाफ। ठीक है, और यहां लिख लीजिए इस टोटल सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी हम यहां लिखते चले जाएंगे। ठीक है, देखो जब यहां पर स्पिन हाफ 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 होगा तो ये स्पिन हाफ का है ना केस, एस जेड इज इक्वल टू हाफ, और ये कब का केस है? जब एस जेड का वैल्यू कितना होगा? माइनस हाफ के इक्वल। तो एनर्जी कितना है? माइनस म्यू एच। देखो माइनस म्यू एच माइनस म्यू एच माइनस म्यू एच, सो दिस विल बी -3 म्यू एच। क्लियर, टेबल बनेगा इस प्रकार से। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखो म्यू एच और यहां सॉरी माइनस म्यू एच और यहां पर प्लस म्यू एच, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा माइनस का म्यू एच। यानी दो अगर स्पिन हाफ पार्टिकल्स और एक माइनस हाफ है तो एनर्जी कितना आएगा? माइनस म्यू एच। तो नेक्स्ट वाले में भी माइनस म्यू एच आ जाएगा, और इसके बाद में यहां पर भी माइनस म्यू एच आएगा। ठीक है, इस केस में क्या है कि यहां पर एक स्पिन हाफ है और 2 माइनस हाफ है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस म्यू एच, फिर इसका प्लस म्यू एच एंड प्लस म्यू एच, तो ऐड करेंगे तो प्लस का म्यू एच। ठीक है, अगर ये प्लस का म्यू एच है तो यहां पर ये भी प्लस म्यू एच होगा और ये वाला वैल्यू भी प्लस म्यू एच होगा। एंड एट लास्ट जब तीनों ही माइनस 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 जाएंगे तो यहां पर वैल्यूज आ जाएंगी म्यू एच, यानी कि 3 म्यू एच प्लस का 3 म्यू एच। ठीक है, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बट क्योंकि टोटल एनर्जी सिस्टम की म्यू एच के इक्वल गिवन है, इसलिए आपको इनमें से सारे कंसिडर नहीं करने हैं। देखो ये यहां से हट जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, ये यहां से हट जाएगा। ठीक है, ये कंसिडर करता है, नेक्स्ट ये हटेगा और लास्ट में ये हट जाएगा। ठीक है, ये आपकी चीजें हट गई और ये 3 केस ही आपके बन रहे हैं जहां पर टोटल एनर्जी आपको कितनी मिल रही है? म्यू एच के इक्वल मिल रही है। ठीक है, अब मैं फाइंड आउट करता हूं ये स्टेट, एक्स स्टेट। तो एक्स स्टेट कौन सी होगी? एक्स स्टेट वो होगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट पार्टिकल यानी जो ए है इसका स्पिन हाफ के इक्वल हो। तो हाफ के इक्वल कहां आ रहा है? सिर्फ और यहां पर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आ रहा है। तो ये जो स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है, ये स्टेट आपकी है स्टेट एक्स। क्लियर? दिस इज द स्टेट नंबर एक्स। तो स्टेट एक्स फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, ये एक केस बन रहा है फेवरेबल, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने बन रहे हैं जिसमें एनर्जी आपको म्यू एच मिल रही है? 3 केस मिल रहे हैं, 1, 2 एंड 3। सो 1/3 इज द नेट प्रोबेबिलिटी। 1/3 इज द नेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस स्टेट एक्स। ओके, और आगे कहता है लास्ट में कि एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इज इन दिस एक्स स्टेट। ओके, तो यहां पर एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट होगा समेशन mi डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। देखो आप खुद से बताइए मुझे, यहां पर हमारे पास में जो एक्स स्टेट है वो ये वाली स्टेट है ना, एक्स स्टेट यही वाली है। एक्स स्टेट में जो चीजें इंपोज की गई हैं, जो कंडीशन इंपोज की गई, वो किस पर की है? फर्स्ट पार्टिकल ए पर कंडीशन इंपोज की है। क्या कंडीशन इंपोज की है? कि इसका स्पिन कितना होना चाहिए? हाफ के इक्वल।
अगर एस जेड का वैल्यू हाफ होता है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, प्लस का म्यू के इक्वल। यहां पर ठीक है ना, एक्स स्टेट में निकलवाया है, तो एक्स स्टेट में देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग प्लस म्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा यहां पर माइनस का म्यू, और इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा माइनस का म्यू। ठीक है, तो स्टेट एक्स की बात करूंगा। अब आपको यहां पर इन स्टेट्स को कंसिडर करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट, एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट आपको इस स्टेट का पूछ रखा है सिर्फ और सिर्फ, इसलिए आपको इनका कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसे कंसिडर करें, बस ये चीज आप कंसिडर करें यहां पे। तो इसमें आप देखेंगे तो दो पार्टिकल्स का बी और सी का मैग्नेटिक मोमेंट माइनस म्यू है, और एक का आपका कितना है, प्लस म्यू है। तो एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा देखो प्लस म्यू माइनस म्यू एंड माइनस म्यू, ये तो हमारे पास आ गया समेशन एम आई, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, सो डिवाइडेड बाय 3। तो म्यू से ये म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा स्टेट एक्स का माइनस का म्यू अपॉन 3, सो दिस वैल्यू इज माइनस का म्यू अपॉन 3। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा माइनस का म्यू अपॉन 3। ये दो रिजल्ट्स आपके वेरीफाई होने चाहिए, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, गेट 2021 में पूछा गया था, और इसमें बेसिकली हार्मोनिक ऑस्किलेटर जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, टेम्परेचर टी का वैल्यू गिवन है के बीटा इनवर्स, और एनर्जी आइगन वैल्यूज भी गिवन है, सो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इस ऑस्किलेटर का आपको बताना है। देखो सेम क्वेश्चन ना आपका सीएसआर नेट में भी पूछा गया था, बट वो कुछ लिमिट में पूछा था कि जब टेम्परेचर 0 को टेंड करेगा तब फ्री एनर्जी कितना होगा, बाकी क्वेश्चन सिमिलर आया था 5 मार्क्स के अंदर। ठीक है, और जेड यानी पार्टीशन फंक्शन आप इस सिस्टम का कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी शायद मैंने सेकंड क्वेश्चन में ही बताया था आपको। तो वहां पर जो पार्टीशन फंक्शन आया था, द वैल्यू इज e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। क्लियर है, तो पार्टीशन फंक्शन से फ्री एनर्जी जब आप कैलकुलेट करेंगे द रिजल्ट इज माइनस के टी एल एन जेड। ठीक है, सो माइनस के टी, और यहां पर आ जाएगा एल एन ऑफ जेड विच इज दिस। सो ए बाई बी का आप जो है यहां पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, सो एल एन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए बाई बी इज एल एन ए माइनस एल एन बी, तो यहां से आ जाएगा एल एन ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा अपॉन 2। ठीक है, एंड माइनस में एल एन ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। ठीक है, माइनस के टी, और अब देखो यहां पर एल एन और ई इनवर्स होते हैं, आपस में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो माइनस का बीटा यानी माइनस का यहां पर आ जाएगा एच कट ओमेगा अपॉन में 2 के टी, फिर माइनस साइन है, एंड देन एल एन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एच कट ओमेगा अपॉन में 2, एंड माइनस माइनस गॉट प्लस, तो प्लस एंड के टी, तो देखो के टी को आप लिख सकते हैं बीटा इनवर्स, क्योंकि बीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन के टी, सो के टी का वैल्यू यहां से आ जाएगा बीटा इनवर्स। ठीक है, क्योंकि आपको बीटा में ही जो है ना यहाँ पर रिजल्ट पूछा गया है, तो यहां पर आएगा बीटा इनवर्स, एंड देन नेचुरल लॉगरिथम एल एन ऑफ, ठीक है, एल एन ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। सो दिस इज फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट 2021 में पूछा गया था, एक सिस्टम में 2 एटम्स हैं और वो 3 क्वांटम स्टेट्स को ऑक्युपाई कर सकते हैं जिनकी एनर्जीज गिवन है। तो एनर्जीज गिवन है 0 E एंड 2E। ओके, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 2 हैं। सो यहां GI का वैल्यू आपका 3 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज टोटल लेवल्स और स्टेट्स आर 3 एंड दीज ऑल आर नॉन डिजनरेट, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दीज आर 2। ठीक है, सो अब नेक्स्ट आगे कहता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो गिवन है, एक तो टेबल में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पार्टीशन फंक्शन करस्पॉन्डिंगली गिवन होंगे। तो जस्ट आपने यहाँ पे मैच द फॉलोइंग जो है टाइप ये क्वेश्चन हो गया, तो मैच द फॉलोइंग आपने यहां से करना है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन ना आपको जस्ट में पूछा गया था, मैं क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। उसमें यह कहा गया था कि आपके पास 4 लेवल्स हैं, 4 लेवल्स की एनर्जी गिवन थी 0 E 2E एंड 3, और आपके पास पार्टिकल्स कितने थे, 4 ही पार्टिकल्स थे, 4 पार्टिकल्स थे। और फिर आपको यह कहा गया था कि e टू द पावर माइनस का यहां पर हो जाएगा E अपॉन के टी को अगर कुछ y अज्यूम कर लेते हैं तो पार्टीशन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को जो ओबे कर रहे होंगे पार्टिकल्स, और जो फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे कर रहे होंगे, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जब पार्टीशन फंक्शन लिखा जाएगा ना, तो उसमें पोलिनोमियल जो आएगा y में उसकी हाईएस्ट मतलब डिग्री हाईएस्ट पावर ही होगी, तो वो डिग्री कितने के इक्वल होगी, ये आपसे पूछा गया था। ये जस्ट का क्वेश्चन है आपका, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूं अभी। देखो
क्या होता है कि जो फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है ना, सिर्फ यहां पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे होता है, ना तो यहां होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ना ही यहां पर होगा। तो इन दोनों केस में तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट कर गया। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि ये चारों पार्टिकल्स एक साथ 3e लेवल में आ सकते हैं, और जब ये चारों के पार्टिकल्स इन 3e एनर्जी लेवल में आ जाएंगे तो हमें हाईएस्ट एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। कितने के इक्वल मिलेगी? तो ये मिलेगी मुझे 4 × 3e, यानी ये मुझे मिल जाएगा 12e। ठीक है, 12e हमारे पास आएगा, दिस इज द एनर्जी। और हमारे पास होता है z की वैल्यू में e⁻⁻ का 12e डिवाइडेड बाई kt, बट e⁻⁻e/kt को तो y डिनोट किया गया था, तो ये आपका कोरेस्पॉन्ड करेगा y⁻12 को। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है ना, उसके कोरेस्पॉन्डिंग तो आपको डिग्री मिलेगी ना। हाईएस्ट जो पावर है y के पॉलिनोमियल में वो वहीं से मिलेगी आपको। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना मिल रहा है? 12 के इक्वल। कब? जब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। यानी इस केस में आपको डिग्री मिलने वाली है 12, इस केस में डिग्री मिलने वाली है 12। जबकि फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं है। फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में 3e एनर्जी लेवल में सिर्फ 2 ही पार्टिकल आ सकते हैं, बिकॉज दे ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो क्योंकि यहां 2 पार्टिकल्स मैक्सिमम आ सकते हैं, सो हाईएस्ट एनर्जी जो ऑक्युपाई किया जाएगा इन फेर्मियंस के द्वारा, दीज आर 2 × 3e यानी 6e के इक्वल। तो इसमें जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री जो होगी, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होगी, दैट इज y⁻6। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आंसर होगा 6 के इक्वल। तो इसमें 12, इसमें 12 और इसमें 6। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है गेट एग्जाम के अंदर, इससे आप डायरेक्टली जो है चेक करके बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, देखो यहां पर जो है आपके 4 केस दे रखे हैं, क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल, क्लासिकल इनडिस्टिंग्विशेबल, बोस-आइंस्टीन एंड फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। अभी देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको यहां जस्ट का बताया था, उसी कोरस्पॉन्डिंगली आप यहां पर इस चीज को अप्लाई करेंगे अगर, तो आपको यह पता है कि इन केसेस में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो आपका वैलिडेट नहीं होगा। इसलिए इन 3 केसेस में आपको जो मैक्सिमम एनर्जी मिलने वाली कितनी मिलेगी? तो देखो यहां 2 पार्टिकल्स हैं और मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो है वो 2e है। अगर ये दोनों पार्टिकल्स इस लेवल में आ जाते हैं तो टोटल एनर्जी आपको मिल जाएगी 4e के इक्वल। ठीक है, सो e⁻⁻4 बीटा e या बीटा × 4e, ये आपका नजर आना चाहिए इन 3 केसेस में। fd में इससे कम एनर्जी होगी। ठीक है, तो इससे कम एनर्जी जो है ना वो आपको Z1 में मिल रही है। Z1 में देखो हाईएस्ट जो है ना एनर्जी वो मिल रही है आपको 3e के इक्वल, सो e⁻⁻3 बीटा e। इसका मतलब क्या हुआ कि वो fd यानी फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा। सो Z1 कोरेस्पॉन्ड करेगा fd को। क्लियर है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन तीनों में कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए। तो आपको ये पता है कि डिस्टिंग्विशेबल क्लासिकल और क्लासिकल इनडिस्टिंग्विशेबल में एक ही चीज को लेकर के अंतर है कि क्लासिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होता है क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये मैंने फॉर्मूले में बताया था कि ओमेगा होता है हमारे पास gi⁻ni क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल के लिए, और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए नीचे आ जाता है ni फैक्टोरियल। क्योंकि यहां 2 पार्टिकल्स हैं तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 आ जाएगा। अब देखो डिवाइडेड बाय 2 आपको कहां नजर आ रहा है? देखो इन चारों ऑप्शंस में से जो Z4 है, Z4 उसमें हर एक टर्म के नीचे यहां 2 आने लग रहा है, और ये जो 2 आ रहा है ना फैक्टर में, मतलब नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है? मतलब क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन क्या लिखें कि आपका क्लासिकल इनडिस्टिंग्विशेबल के पार्टिकल में पार्टीशन फंक्शन में डिवाइडेड बाय 2 आ जाए। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे ना तो Z3 का जो वैल्यू है उसका अगर आप हाफ कर देंगे तो वो आएगा Z4 के इक्वल, जैसा कि ऑप्शंस में मुझे देखने से पता चल रहा है। ओके, तो आपको ये पता चल जाता है कि Z4 डिनोट करेगा क्लासिकल इनडिस्टिंग्विशेबल को और Z3 डिनोट करेगा क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल को। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो Z2 है ये डिनोट करेगा बोस-आइंस्टीन को। ठीक है, अब आप ऑप्शन मैच करवा सकते हैं। Z1 फेर्मी डिराक, क्योंकि एनर्जी मिनिमम है यहां पे e⁻⁻3 बीटा e। ठीक है, Z2 बोस-आइंस्टीन, और Z4 क्लासिकल इनडिस्टिंग्विशेबल और क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल है Z3। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं यहां पे तो ऑप्शन नंबर जो आपका राइट होगा दैट इज ऑप्शन नंबर C आपका राइट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर C आपका राइट होगा। Z1 इज FD, Z2 इज योर बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड क्लासिकल इनडिस्टिंग्विशेबल इज Z4। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज राइट। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बाकी ऐसा है कि अगर आप फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टीन इन सबको ओबे करवाते हैं, फिर आप एक एक करके पार्टिकल्स को रखेंगे, काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गेट 2020 में इंटरनल एनर्जी गिवन था यहां पे। सो इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू लैम्डा
v टू द पावर -2/3 s स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ठीक है, सो यहां से पूछता है कि हमारे पास जो करेक्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CSR नेट में यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, जहां आपको इंटरनल एनर्जी या एंट्रोपी दे देगा और इक्वेशन ऑफ स्टेट आपसे पूछ सकता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट पूछने का मतलब ये हो गया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, और ऐसा ही एक रिलेशन आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी एग्जिस्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, उसको आप जरूर स्टडी कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखो यहां जो लैम्डा है ना कांस्टेंट, इसको मैं काम करता हूं 1 के इक्वल अज्यूम कर लेता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। ओके, तो इसे यहां से हटा देता हूं मैं। ओके, अब देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहां से निकाला जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी गिवन है तो हम जानते हैं कि डी का वैल्यू होता है dq माइनस dw। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड दिस वैल्यू इज TdS माइनस PdV, दिस इज द वैल्यू ऑफ du। तो यहां से आप लिख सकते हैं T का वैल्यू हो जाएगा डेल U अपॉन डेल S एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V, एंड प्रेशर P इज इक्वल टू माइनस का डेल U अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी S। ठीक है, तो ये देखो आपको सबसे पहले तो एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये रिलेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं इनवर्स टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में 1/T इज इक्वल टू डेल S अपॉन डेल U एट कॉन्स्टेंट V, और इस रिलेशन से आपके बहुत बार क्वेश्चन बने हैं CSR नेट में भी। ठीक है, तो देखो यहां से T का वैल्यू यहां से आ जाएगा, S के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले लीजिए इसका, तो हमारे पास आएगा v टू द पावर -2/3 और S स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2S। ठीक है, सो लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। सो प्रेशर P इज इक्वल टू माइनस साइन, और V के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो ये आगे आएगा, तो माइनस का 2/3, सो प्लस का 2/3 हो जाएगा। V टू द पावर एक हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर में, सो दिस इज माइनस का 5/3 एंड देन S स्क्वायर रिमेन्स टू बी सेम। ठीक है, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। देखो P, V और T के बीच रिलेशन तभी निकल सकता है आपका जब आप S उस इक्वेशन में नहीं आए। S कब नहीं आ सकता, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हो तो यहां S स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो S स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट यहां से मिल जाएगी। ठीक है, देखो यहां पर जो है ना इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से आप डिवाइड कर देना, सिर्फ 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा सो दैट कि आपका S स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए और P, V और T के बीच रिलेशन निकल जाए। ठीक है, तो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ पहले तो, ताकि यहां S स्क्वायर बन जाए, और अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। सो T स्क्वायर अपॉन में P इज इक्वल टू, और यहां से आ जाएगा V की पावर माइनस का 2 इंटू 3 इंटू 2, सो माइनस का 4/3 डिवाइडेड बाय V टू द पावर माइनस का 5/3। और देखो बाकी चीजें S स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट और कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी चीज तो कांस्टेंट लिख देते हैं इसको। ठीक है, और V टू द पावर माइनस का 4/3 प्लस का 5/3, सो दिस विल बी 1/3 एंड कांस्टेंट C। ठीक है, और यहां पर हम लोग जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट P इंटू V की पावर 1/3 और डिवाइड में T स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C। बस ये आंसर आपका। ठीक है, P V की पावर 1/3 जिसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय T स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट C। सो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इज राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2018 एंड इट सेज कि पार्टीशन फंक्शन एक एंसेंबल है एट सम टेम्परेचर T इज गिवन बाय दिस, हीट कैपेसिटी एट द टेम्परेचर T इज इक्वल टू E अपॉन KB। सो टेम्परेचर गिवन है E अपॉन KB, तो इसका यूज हो सकता है अपने को। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट आपने कैलकुलेट करना है, द वैल्यू इज N इंटू एक्स इंटू KB। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो x का वैल्यू कितना होगा ये आपसे कैलकुलेट करवा रहा है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, और z का वैल्यू गिवन है, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे कि z की जो वैल्यू गिवन है ना उसमें n की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूं, मतलब पर पार्टिकल के लिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, सो दैट कि यहां पर n फिर अपीयर ही नहीं होगा, तो n को यहां पर अपीयर नहीं करवाएंगे, सो दैट आवर कैलकुलेशन विल बिकम इजी। ठीक है, सो n का वैल्यू मैं 1 अज्यूम कर रहा हूं एंड z का वैल्यू गिवन है 2 कोस हाइपरबोलिक एंड E अपॉन KT। ठीक है, स्पेसिफिक हीट आपने यहां से कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 कोस हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, सो z से सबसे पहले इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट होगा, तो U का वैल्यू हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z, तो यहां से आएगा माइनस का डेल अपॉन डेल बीटा, और नेचुरल लॉगरिथम ऑफ दिस फंक्शन इज ln2 प्लस में ln नेचुरल लॉगरिथम ऑफ कोस हाइपरबोलिक बीटा E। ठीक है, और बीटा के रेस्पेक्ट में बीटा आ ही नहीं रहा, तो इसका तो 0 बन जाएगा, और माइनस में यहां से होगा हमारे पास 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक बीटा E, और कोस हाइपरबोलिक का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा E, और बीटा E का हो जाएगा आपका बीटा के रेस्पेक्ट में E। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस E tan हाइपरबोलिक बीटा E।
ओके। और अब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV निकलेगा डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट V। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आएगा -E और tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। ओके, तो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा E, और फिर बीटा E का हो जाएगा E अपॉन में K, और 1 अपॉन T का होगा T के रेस्पेक्ट में -1 अपॉन T स्क्वायर। क्लियर है, ये आपके पास आ जाएगा, और ये माइनस प्लस बनेगा, तो प्लस का E स्क्वायर अपॉन में KT स्क्वायर, और यहां पर आएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा E। सही है। अच्छा, अब जो है ना ये कंडीशन इंपोज कर देते हैं कि T का वैल्यू है E अपॉन K, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो यहां पर आएगा देखो E स्क्वायर अपॉन में K, और T स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन में K स्क्वायर। ठीक है, और सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर E अपॉन में K, एंड T का वैल्यू हमारे पास है E अपॉन K। क्लियर है, ये आपके पास आ गया। अब देखो इसमें ये कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये इससे कैंसिल आउट, और ये इससे कैंसिल आउट, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ रहा है K इंटू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर 1। अब कंपेरिजन कर लो आप इन दोनों को, अगर इन दोनों रिजल्ट्स को आप कंपेरिजन करेंगे तो x का वैल्यू आपका आ रहा है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर 1। बस ये आपका फाइनल आंसर है। इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 1। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला लगाया मैंने, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x डिवाइडेड बाय 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर मेरे पास ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ऊपर जाएगा, तो 4 अपॉन e प्लस 1 अपॉन e का स्क्वायर। क्लियर है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू होता है 2.71 प्लस 1 अपॉन 2.71, और इसका होल स्क्वायर। इसका आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से शायद 0.42 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2018, इसमें कह रहा है कि हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ 12 एटम्स विद ईच टेकिंग आइदर एनर्जी 0 और E स्टेट, एंड बोथ स्टेट्स आर नॉन डिजेनरेट। सो अगर टोटल एनर्जी इस एंसेंबल का 4E के इक्वल है, तो एंट्रोपी कितने के इक्वल होगा? देखो आपको गिवन है 12 एटम्स, ठीक है, और टोटल लेवल्स कितने हैं? 2 गिवन है, एक की एनर्जी 0 और एक की E, और नो डिजेनरेट है दोनों के दोनों, और टोटल एनर्जी सिस्टम का जो आपका मिलना चाहिए वो 4E के इक्वल मिलना चाहिए। तो देखो ये केस आपका कब बन सकता है? 4E के इक्वल आपको एनर्जी टोटल कब मिल सकती है? जब 12 एटम्स में से 4 एटम्स आपके इस वाली स्टेट में चले जाएं, ठीक है, और जो बचे हुए 8 एटम्स हैं वो आपके इस वाली स्टेट में चले जाएं। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 12 में से 8 चले जाएं यहां पर और 4 चले जाएं यहां पर। क्लियर है? तो ये आपके बनेंगे टोटल केसेस। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, और यहां पर देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 5 पर कैंसिल आउट हो गया, सो 55 इंटू 9। ओके, तो ये आपका बनेगा 495। ओके, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज k ln ओमेगा। तो यहां पर kb से तो मल्टीप्लाई कर ही रखा है, जस्ट आपने आगे की वैल्यू बतानी है। ln 495 आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और आपको ये कैलकुलेट करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 495 आप कैलकुलेट कर लेना, रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट आएगा 6.2 के इक्वल। ठीक है, तो 6.2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है ये गेट 2019 का। इसमें कहता है कि हमारे पास 2 सिस्टम है A और B। तो एक सिस्टम A है और दूसरा सिस्टम B है। आगे कहता है कि 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। तो 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, एक को हम A मान लेते हैं और दूसरे वाले को B एज्यूम कर लेते हैं। In both the systems, each particle can exist in the states with energy 0, 1, 2 and 3 units. तो आपके पास हो सकती है देखो 0, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। ये केस आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर आपको इन 2 पार्टिकल्स को फिल करना पड़ेगा। आगे कहता है कि टोटल एनर्जी कंबाइंड सिस्टम का 5 यूनिट्स है। तो 5 यूनिट है कंबाइंड सिस्टम का। इसमें A भी आ चुका है और B भी आ चुका है सिस्टम। सो सिस्टम A का एनर्जी अगर 3 यूनिट के इक्वल है, तो देखो सिस्टम A का अगर 3 यूनिट है, तो आप मुझे बताइए पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे आप, यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि A और B को आपने यहां पर, ठीक है ना, 2 पार्टिकल्स जो आपके A और B हैं, सिस्टम A के लिए एनर्जी आपको कितनी आनी चाहिए? 3 यूनिट्स के इक्वल आनी चाहिए।
तो 3 यूनिट कब आ सकता है, आप ध्यान से देखें एक बार, 3 यूनिट्स कब आ सकता है। देखो या तो एक पार्टिकल यहां पर हो, एक पार्टिकल यहां पर हो, तो 1 + 2 3 के इक्वल आ जाएगा। और ये तो मैक्रो स्टेट हो गया ना कि एक पार्टिकल यहां एक पार्टिकल यहां। माइक्रो स्टेट अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 2 बनेंगे, यानी ए पार्टिकल अगर इधर आ गया तो सेकंड केस में बी यहां पर आएगा, ए यहां पर आएगा। ठीक है, तो 2 केस तो यहां पर बने। और कोई केस बन सकता है क्या? एक केस आपका यह बन सकता है, देखो यहां पर ए आ जाए और यहां पर बी आ जाए तो बन सकता है। अच्छा, इसी मैक्रोस्टेटिक कॉरस्पॉन्डिंग के केस और बनेगा कि बी यहां पर हो जाए और ए यहां पर आ जाए। देखो इन केसेस में ही आपको एनर्जी जो है वो 3 यूनिट्स के इक्वल मिल सकता है, बाकी इसके अलावा 3 यूनिट्स नहीं मिलेगा। करके देख लो, चाहे कॉम्बिनेशन बना लो। 2 पार्टिकल्स को फिल करना इन 4 लेवल्स में सच दैट टोटल एनर्जी इज 3 यूनिट्स। आपको और केस मिलेगा ही नहीं। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 4, क्योंकि 4 केस बन रहे हैं। तो एंट्रोपी कितना हो गया? तो ए सिस्टम की एंट्रोपी हो गई KLN4। क्लियर है? ये आपका आ गया। अच्छा, अब बी सिस्टम के लिए भी कंडीशन दे रखी होगी, तो बी के लिए सिस्टम की टोटल एनर्जी 2 यूनिट्स के इक्वल है। तो बी के लिए गिवन है 2 यूनिट्स। तो अब देखो 2 यूनिट कब आ सकता है? 2 यूनिट्स का और केस बनाओ यहां पे। देखो 2 का हमारे पास केस तब बन सकता है या तो एक यहां पर आ जाए और एक यहां पर आ जाए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी और ए, ये हो सकता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये डिस्टिंग्विशेबल हैं तो एक केस और बन सकता है कि दोनों पार्टिकल ही इसमें आ जाएं। ठीक है, दोनों पार्टिकल यहीं पर आ जाएं। ठीक है, ये सब वैकेंट रहेंगे। ठीक है, दीज आर ऑल वैकेंट इन ऑल द केसेस। ठीक है, तो ये 3 केस आपके बन सकते हैं और इसके अलावा 4th केस आपका कोई नहीं बन रहा है। देख लो, जिसमें आपको टोटल एनर्जी सिस्टम की कितनी मिल जाए? 2 यूनिट्स। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टेट्स कितने, नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए? 3 बन गए। इसलिए एंट्रोपी बी वाले सिस्टम का हो जाएगा KLN3। बट हम तो जानते हैं कि एंट्रोपी एडिटिव नेचर की होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो दैट्स व्हाई द टोटल एंट्रोपी और नेट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज SA + SB। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, S1 + S2 + S3 एंड सो। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। सो KLN4 प्लस में KLN3। अच्छा, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं ना, तो इन दोनों को टर्म्स को अगर कंबाइन करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं LNA + LNB इज LNAB, यानी ln ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 4 × 3। सो द रिजल्ट इज KLN12। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको गिवन है एंट्रोपी ऑफ कंबाइंड सिस्टम इज KLN लैम्डा। तो इसको इससे कंपैरिजन कर लो। लैम्डा का वैल्यू कितना मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है। कितने के इक्वल? 12 के इक्वल। तो बस फाइनल आंसर कितना आ गया? 12 के इक्वल। और ये आपके क्वेश्चंस थे 2018 से 2023 तक के। तो होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर अनदर टॉपिक करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।